नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट आरडी आपका चैनल पर स्वागत करती हूँ। सबसे पहले तो कल दशहरा था, तो उसके लिए दशहरे की ढेर ढेर सारी शुभकामनाएं आप सबको, परिवार के सब मेंबर्स को। और मुझे, चूँकि मैंने कहा था कि दशहरे के टाइम पे थोड़ा सा बिजी शेड्यूल रहता है, तो हो सकता है कि कहानी ना आए, तो इस वजह से क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैं कोई भी कहानी जो है वो आप लोगों तक नहीं पहुँचा पाई। लेकिन उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, अब देर नहीं करनी चाहिए, तो इसलिए आप तक कहानी हाजिर है। वारदात शुरू करूं उससे पहले यही कहना चाहूंगी कि अगर आप परिवार में नए हैं और पहली बार वीडियो वॉच कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा बेल आइकन जरूर प्रेस करें फर्दर नोटिफिकेशन के लिए। और इसके अलावा अगर आप कोई भी अपनी राय देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जाके बेझिझक अपनी राय दे सकते हैं। जिंदगी में कभी भी अगर कुछ आपको ऐसा लगता है कि आप गलत कर रहे हैं, आपको ये पता है, और उसके बावजूद भी अगर आप वो गलती कर रहे हैं, तो इतना जरूर याद रखिए कि वो गलती कभी छुपती नहीं है। और दूसरी बात, क्राइम कभी भी छुपता नहीं है। अगर किसी को भी ये गलतफहमी होती है कि वो क्राइम करके बच जाएगा, जब भी क्रिमिनल को ये चीज़ गलतफहमी में आती है, तो यकीन मानिए कि वो गलतफहमी उसकी हमेशा दूर होती है और बाद में पछतावे के अलावा और कुछ भी नहीं रह जाता। कई बार हमें शक होता है, कई बार हम गलतफहमी के चक्कर में इतने बड़े बड़े स्टेप ले जाते हैं, उसके बाद जो पछताना होता है वो बहुत भारी होता है। तो इसलिए अगर कभी भी आपके दिमाग में कुछ बुरे ख्याल आते हैं तो एक बार नहीं 10 बार कम से कम उसके बारे में सोचिए। और अगर कभी कुछ गलत करने का दिमाग में आता है तो उसके जो बात के परिणाम होते हैं उनके बारे में ज़रूर सोचिए। एक बार नहीं 10 बार सोचिए। कई बार होता है कि क्रिमिनल जब क्राइम करता है तो वो एक बार ये सोचता है कि नहीं, मैं ऐसे करूंगा तो मैं बच जाऊंगा, मैं ऐसे करूंगा तो मैं बच जाऊंगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि क्रिमिनल को एक बार ये जरूर सोचना चाहिए, अगर मैं पकड़ा गया तो। क्योंकि ये तो हम भी जानते हैं कि आज की डेट में टेक्नोलॉजी का दौर चल रहा है और आज की डेट में इतनी सारी चीज़ें जो है वो डेवलप हो गई हैं कि पकड़ना बहुत आसान हो गया है क्रिमिनल को। आज मैं जो बात कर रही हूँ वो इसी चीज़ पर बेस्ड है। आज मैं बात करूँगी महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में एक जगह है भिवंडी। ये वारदात है भिवंडी की। भिवंडी में 20 जनवरी 2022 को सुबह सुबह एक अज्ञात कॉल आता है भिवंडी के पुलिस थाने में। और जो अज्ञात कॉलर है वो बताता है कि यहाँ पे निजामपुरा एक ब्रिज है, वहाँ एक बोरी पड़ी हुई है और बोरी में से खून रिस रहा है। तो ऐसे लग रहा है जैसे उसमें लाश हो अंदर। इतना सुना था कि जो पुलिस वाले हैं वो मौका वारदात पर पहुंचते हैं और जब मौका वारदात पर पहुंचते हैं देखते हैं एक बोरी पड़ी है, बोरी में कुछ अंदर भरा हुआ है और उसमें से लाल लाल रंग का कुछ खून सा रिस रहा है। वो बोरी को खोलते हैं और जैसा कि अज्ञात कॉलर ने बताया था, उस बोरी में से एक लाश निकलती है। जब उस लाश को बाहर निकाला जाता है तो तहकीकात के लिए उसमें देखा जाता है कि उसकी पहचान के लिए, क्योंकि वो जो लाश थी वो उसमें से कुछ भी ऐसा नहीं था जो उसकी आइडेंटिटी को हिडन रखने की कोशिश की गई हो। वो अपनी पूरी बॉडी जो थी वो सही सलामत थी। तो ये लग रहा था कि आइडेंटिटी इसकी छुपाने की कोशिश नहीं की गई है। अब उसके कपड़ों में देखा जाता है कोई भी निशान, कोई भी जो है वो सबूत नहीं मिलते, ना उसका फ़ोन मिलता है, ना उसकी कोई आईडी कार्ड्स वगैरह मिलते हैं। तो पुलिस इस बात पर परेशान होती है। पर चूंकि बॉडी का पंचनामा किया जाता है और पंचनामा करने के बाद बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। जब डॉक्टर पोस्टमार्टम करते हैं तो वो 2 चीज़ें बताते हैं। एक तो कि उसके कपड़ों में से एक फटी हुई पर्ची मिली है, वो पर्ची पुलिस वालों को दे दी जाती है। और दूसरा, वो रिपोर्ट में अपने बताते हैं कि उसके सर पर किसी भारी चीज़ से वार किया गया है और दूसरी चीज़ कि उसका गला दबाया गया है, उसकी वजह से मौत हुई है। एक चीज़ और कंफर्म होती है कि जो मरने वाला है उसकी उम्र जो है वो 40 और 45-46 के बीच में है। तीसरी चीज़ वो ये बताते हैं कि इसके हाथों पर जो कि लाल रंग लगा हुआ था, तो ऐसा लग रहा है कि ये जो बंदा है ये मोतियों की फैक्ट्री में काम करता है, ऐसा पुलिस वालों को लगा। अब पुलिस वालों की तहकीकात एक स्टेप आगे बढ़ती है। पुलिस की है जो 2 टीमों में पुलिस वालों को डिवाइड करते हैं। एक जो टीम है वो मतलब वो इन्वेस्टिगेट करती है जो मोतियों की फैक्ट्रीज हैं, क्योंकि जो लाल रंग उसके हाथों में लगा हुआ था उसे ये भी पता करना था कि किसी मोतियों की फैक्ट्री में वो काम तो नहीं करता। और दूसरा, चूंकि एक फटी हुई पर्ची मिलती है जिसमें डॉक्टर का नाम तो लिखा हुआ है,
लेकिन ना तो पेशेंट का नाम लिखा हुआ है, ना ही डेट डली हुई है, सिर्फ डॉक्टर का नाम है। अब उस डॉक्टर को भी ढूंढना था, तो 2 टीमें काम में लग जाती हैं। एक टीम जाके फैक्ट्रीज में देखती है, फैक्ट्री में छानबीन की जाती है, लेकिन कुछ भी पता नहीं चलता। कहीं से कोई उसकी आइडेंटिटी पता नहीं लगती कि इस नाम का, मतलब इस टाइप का कोई व्यक्ति, क्योंकि उसकी फ़ोटो पुलिस वालों के पास थी, तो कहीं से कोई पहचान नहीं होती। अब एक जगह से तो वो हार जाते हैं। अब बात आती है दूसरी जगह की। अब वो दूसरी जगह जो है वो डॉक्टर्स का पता करने लग जाते हैं कि ये जो पर्ची है ये किस डॉक्टर की है। बहुत खोज की जाती है, लेकिन डॉक्टर का पता नहीं चलता। ऐसे ही खोज करते करते एक मेडिकल स्टोर में पहुंचते हैं। जब मेडिकल स्टोर में पहुंचते हैं और वो पर्ची दिखाते हैं, वो स्लिप दिखाते हैं फटी हुई, तो वो मेडिकल स्टोर वाला कहता है कि ये तो फला फला डॉक्टर की पर्ची है। अब चूंकि उम्मीद की थोड़ी सी किरण नजर आती है और पुलिस वाले उस डॉक्टर के पास पहुंचते हैं। भीड़ ज़्यादा थी, तो इसलिए पुलिस वाले जो हैं बाहर इंतज़ार करने लग जाते हैं। लेकिन जैसे ही डॉक्टर को बताया जाता है कि पुलिस वाले आए हैं, तो वो सबसे पहले उनको बुला के और उनसे बातचीत करने लग जाते हैं। पुलिस वाले वो पर्ची दिखाते हैं, तो वो कहता है हाँ ये मेरे ही क्लिनिक की पर्ची है, लेकिन सिर्फ पर्ची देख के मैं ये नहीं बता पाऊंगा कि ये किसके लिए मैंने लिखी थी और मैंने कब लिखी थी, क्योंकि ना तो इसमें डेट मेंशन है और ना ही इसमें पर्सन का नाम मेंशन है। तो मैं बिल्कुल भी नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि मेरे खुद क्लिनिक में सैकड़ों पेशेंट आते हैं डेली। मैं ये कैसे बता दूं कि मैंने ये किसके लिए लिखी थी। अब यहाँ से पुलिस वाले फिर निराश हो जाते हैं। एक जो उम्मीद की किरण नजर आई थी वो फिर बुझ जाती है। बाहर निकलते हैं और आपस में बातचीत करने लग जाते हैं कि क्या यार, बड़ी मुश्किल से एक उम्मीद की किरण नजर आई थी कि चलो यहाँ से पता लग जाएगा कि मरने वाला कौन है, लेकिन डॉक्टर भी नहीं बता पा रहा है कि आखिर मरने वाला है कौन। अब कैसे तहकीकात की जाए कि जो मरा है वो है कौन। ये बात ही कर रहे थे कि उन पेशेंट्स में से एक लेडी उठकर आती है और वो पूछती है कि आप किसकी बात कर रहे हैं। तो वो बताते हैं कि ऐसा ऐसा एक केस था। तो वो लेडी कहती है कि हमारे पड़ोस में भी एक व्यक्ति है जो गुमशुदा है और उसका कहीं पता नहीं चल रहा, तो आप उससे भी पूछ सकते हैं, और वो भी इन्हीं डॉक्टर के यहाँ दिखाता होता था। तो वो कहते हैं कि उसकी उम्र क्या थी। तो वो लेडी बताती है कि यही कोई 40 के समथिंग होगी। अब ये चीज़ मैच कर जाती है। पुलिस वाले पूछते हैं कि वो कब से लापता है, तो वो बताती है कि यही कोई 19-20 तारीख से वो लापता है। जब ये चीज़ पुलिस सुनती है तो कहीं ना कहीं उम्मीद की एक किरण नज़र आती है कि चूंकि तीनों चीज़ें मैच करती हैं, उसकी उम्र मैच करती है, वो डॉक्टर के पास आता है, और तीसरी चीज़ कि वो 19-20 तारीख से ही लापता है। अब पुलिस जो है उस लेडी से एड्रेस लेती है और उस एड्रेस पर पहुंचती है। जब उस एड्रेस पर पहुंचती है तो वहाँ से एक महिला बाहर आती है। वो पूछते हैं कि यहाँ से, आपके यहाँ से कोई व्यक्ति है जो गुमशुदा है। तो वो कहती है हाँ मेरे ही पति हैं जो गुमशुदा हैं और मैं उनकी तलाश कर रही हूँ, और उनकी मैंने गुमशुदगी की जो रिपोर्ट है वो भी नज़दीक के पुलिस स्टेशन में लिखवाई हुई है। तो वो पूछते हैं कि आपके पति का नाम क्या था। तो मेरे पति का नाम अरमान शाह है। तो वो कहते हैं वो कब से गुमशुदा है, वो कब से गुम है। तो वो कहती है वो 19 तारीख की रात में घर से गए थे और उसके बाद उनका कोई पता नहीं है। मैं बार बार पुलिस स्टेशन भी जाती हूँ कि कुछ पता चला, लेकिन उनका कुछ भी पता नहीं चल रहा है। अब वो कहते हैं हमारे पास एक डेड बॉडी आई है 20 तारीख को, आप एक बार चल के देख लीजिए। तो वो कहती है चलो मैं अपने बेटे को भी ले लेती हूँ, और वो अपने बेटे को लेती है और मॉर्चरी हाउस हॉस्पिटल पहुँच जाती है। मॉर्चरी हाउस में जो महिला है उसको ले जाके डेड बॉडी दिखाई जाती है, लेकिन जो महिला है वो पहचानने से मना कर देती है और वो कहती है ये मेरे पति नहीं है, और वो बाहर आ जाती है। अब पुलिस वालों की फिर वही कि यहाँ तक आए और उसके बाद फिर हाथ खाली, क्या करें। हो सकता है शायद ऐसी सिचुएशन हो कि वो महिला एक्सेप्ट ही नहीं करना चाह रही थी, लेकिन पुलिस वालों को कुछ समझ नहीं आता क्योंकि महिला मना कर चुकी थी। अब जब वो वहाँ से जाने लग जाती है तो पुलिस वालों में से एक कहता है कि चलो उसने तो पहचानने से मना कर दिया, एक काम करते हैं एक बार इस बच्चे को भी दिखा लेते हैं। और वो बच्चे को ले जाके अंदर उस डेड बॉडी को दिखाते हैं। बच्चा पहचान जाता है, कहता हाँ यही मेरे अब्बा हैं। और वो पहचानता सिर्फ इस बात पे है क्योंकि कपड़ों से अरमान शाह के जो गले में ताबीज़ थी उससे, और इसके अलावा अरमान शाह के गले में एक बर्थ मार्क था
बर्थमार्क से वो पहचान जाता है और कहता है हाँ यही मेरे अब्बा हैं। अब पुलिस वालों को यहाँ पर शक होता है अरमान शाह की पत्नी पर कि इसने पहचानने से मना क्यों कर दिया। अब वो आस पड़ोस वालों से पूछते हैं कि अरमान शाह और उनकी पत्नी के बीच में रिलेशन कैसे थे, किस तरीके के संबंध थे। तो आस पड़ोस वाले कहते हैं कि दोनों के बीच में संबंध ठीक ठाक थे, जैसे पति पत्नी के बीच में होते हैं। नोकझोंक भी होती थी लेकिन ऐसा कुछ नहीं था कि हाँ हमेशा ही नोकझोंक रहती हो। दोनों पति पत्नी के संबंध जो है बड़े मधुर संबंध थे। तो पुलिस वाले फिर भी कहते हैं ना, एक शक करना उनका पेशा है, तो उनके दिमाग से अभी भी शक नहीं जाता। वो क्या करते हैं कि अरमान शाह का नंबर लेते हैं और अरमान शाह की पत्नी का नंबर लेते हैं और दोनों की सीडीआर निकलवाते हैं। सीडीआर में से सबसे पहले पत्नी की सीडीआर खंगाली जाती है, सारे नंबर खंगाले जाते हैं लेकिन कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिलता। इसके बाद अरमान शाह का फोन नंबर खंगाला जाता है, उसकी जितनी भी सीडीआर थी वो खंगाली जाती है, उसमें से भी कुछ भी ऐसा नहीं मिलता कि जो सस्पिशियस हो। अब पुलिस वालों को फिर समझना है कि आखिर कुछ भी सस्पिशियस नहीं है, तो फिर ऐसा क्या है जो छूट रहा है। कहीं ना कहीं पुलिस वालों के दिमाग में ये चीज़ घर कर रही थी कि कुछ ऐसा है जो छूट रहा है। पुलिस वाले इस बात पर काम कर ही रहे थे कि इतने में एक दिन पुलिस स्टेशन एक व्यक्ति आता है और वो कहता है कि मेरा नाम सलमान है और जिस टाइम पर अरमान शाह का मर्डर हो रहा था मैंने ये मर्डर होते हुए देखा है। तो पुलिस वाले कहते हैं कि कब देखा, कैसे देखा। तो उसने बोला कि 19 तारीख को रात में मैं किसी काम से बाहर आया था और मैं घर वापस जा रहा था, तो मैं देखा कि 3 लोग उसको मार रहे हैं। मैं बचाने जाता लेकिन जब मैं देखा कि वो डंडे से उसकी पिटाई लगा रहे हैं और इसके बाद उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर देते हैं, तो मैं इतना डर गया था कि उसके बाद मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ी आने की। वो कहते तुम उस अरमान साहब को कैसे जानते हो? तो कहते नहीं, मैं मतलब पास में रहता हूँ, पड़ोस में रहता हूँ, तब मैं उसको जानता हूँ। तो कहते फिर तुम आज किस लिए आए हो? तो कहते पता नहीं, बस मेरी अंतरात्मा जो है वो गवारा नहीं कर रही थी, क्योंकि उनकी पत्नी, मैंने सुना था कि उनकी पत्नी बहुत परेशान है, उनको ढूंढ रही है, तो मुझे लगा कि नहीं, जो मैंने देखा है वो बता देना चाहिए, तो इसलिए मैं आया हूँ। तो कहते जो मार रहे थे अरमान शाह को, आपने देखा है उनको? कहता हाँ मैंने देखा है और मैं स्केच भी बनवा सकता हूँ। तो वो स्केच आर्टिस्ट को बुलाती है पुलिस। जब स्केच आर्टिस्ट आते हैं और स्केच बनवाए जाते हैं तो 3 व्यक्तियों के स्केच बन के तैयार होते हैं। अब वो स्केचेस जो हैं वो पहले तो पत्नी को दिखाए जाते हैं, पत्नी पहचानने से मना कर देती है। घर वालों को दिखाए जाते हैं, घर वाले भी पहचानने से मना कर देते हैं। इसके बाद आस पड़ोस वालों को भी दिखाए जाते हैं वो स्केचेस, लेकिन आस पड़ोस वाले भी पहचानने से मना कर देते हैं। अब पुलिस कहती है कि हो सकता है शायद कि रात का टाइम था, सलमान ने बहुत अच्छे से नहीं देखा हो, तो स्केच में कुछ ऊपर नीचे हो गया और स्केच अच्छे से नहीं बने हो। अब इसके बाद पुलिस फिर दोबारा से कहती है कि कुछ छूट रहा है, तो वो क्या करती है, दोबारा से सीडीआर निकालती है और सीडीआर निकालने के बाद फिर एक एक नंबर, जो 19 तारीख के सराउंडिंग जो नंबर्स थे उन पर कॉल लगाना शुरू करती है। एक एक करके नंबर निकालती जाती है, कुछ रिश्तेदारों के निकलते हैं, कुछ दोस्तों के निकलते हैं, लेकिन अभी तक कुछ भी सस्पिशियस नहीं लगता। लेकिन एक नंबर पर जैसे ही फ़ोन लगाते हैं तो वो फ़ोन जो है वो सलमान उठाता है, जो कि चश्मदीद बन के आया था। अब पुलिस के कान खड़े होते हैं कि चूंकि सलमान कहता है कि मैं पड़ोस में रहता हूँ, मैं जानता हूँ अरमान को, इस वजह से मैंने उसका कत्ल होते हुए देखा, इस वजह से मैं यहाँ आया हूँ। उसने कभी ये तो बोला ही नहीं है कि उसकी कभी अरमान से बात भी हुई है, लेकिन यहाँ पे तो 2 दिन पहले उसकी और अरमान की बात ही हुई है। इवन जिस दिन कत्ल हुआ है उस दिन भी सलमान की जो है अरमान से बात हुई है। अब यहाँ पर पुलिस के कान खड़े होते हैं। अब वो सलमान के नंबर की सीडीआर निकालते हैं और सलमान के नंबर की जब सीडीआर निकाली जाती है उसमें से चेक करते हैं कि अरमान के साथ इससे पहले भी कभी बात हुई है, तो पता चलता है कि अरमान की और सलमान की तो बहुत फ्रिक्वेंटली बात होती थी। अब पुलिस को जो है लगता है कि नहीं, अब वो सही दिशा में है और वो देर ना करते हुए सलमान को उठाते हैं। उठाने के बाद जब सलमान के साथ बहुत सख्ती से पूछा जाता है और जब अपने तरीके से पूछा जाता है तो फिर सलमान तोते की तरह बोलने लग जाता है और वो कहता है कि हाँ, अरमान की जो हत्या की है वो मैंने ही की है अपने 2 दोस्तों के साथ मिलके। अब पुलिस पूछती है कि पहले तो बताओ कि वो 2 दोस्त कौन से हैं। तो सलमान बताता है कि उसके 2 दोस्त कौन से हैं, उनको भी अरेस्ट कर लिया जाता है। अब जब उनको अरेस्ट किया जाता है तो फिर सलमान से पूछा जाता है कि आखिर तुमने अरमान शाह का मर्डर किया क्यों।
तो वो कहता है कि एक्चुअल में मुझे ये शक था कि मेरी पत्नी का और अरमान का अफेयर चल रहा है और ये चीज़ मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। फिर मैंने ये बात जो है अपने दोस्तों से डिस्कस की, तो मेरे दोस्त कहते हैं अगर ऐसा कुछ है तो फिर तो अरमान को जीने का कोई हक ही नहीं है। तो पुलिस इससे पूछती है कि क्या तुम्हें कंफर्म था कि तुम्हारी पत्नी का अरमान के साथ अफेयर चल रहा है? वो कहता नहीं, मुझे कोई कंफर्म नहीं था, लेकिन मुझे शक था कि मेरी बीवी का अरमान के साथ अफेयर चल रहा है। इसके बाद सलमान बताता है कि जिस दिन मैंने अपने जब दोस्तों से बात की, दोस्तों ने कहा कि उसको जीने का हक नहीं है, तो फिर इसके बाद हमने 19 तारीख जो है वो तय की। इसके बाद हमने अरमान को फ़ोन किया और उसको दारू पार्टी के लिए बुलाया और वो उस जगह पर आया और हमने दारू पी और सब अरमान को सबसे ज़्यादा दारू पिलाई। जब हमें ये लगने लग गया कि अब वो ज़्यादा नशे में है, तो इसके बाद उसके सर पर हथौड़े से वार किया और जब वो बेहोश सा हो गया तो उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद हमने उसका फ़ोन और जितनी भी परिचय की चीज़ें थी जिससे उसका पता चल सकता था वो सारी निकालने के बाद और लाश को एक बोरी में भर के फिर हमने उस ब्रिज के पास उस बोरी को डाल दिया। अब पुलिस वालों ने जो सलमान ने बयान दिए थे उसको क्रॉस चेक किया उन दो दोस्तों के साथ, तो दो दोस्तों ने भी वही बताया जो कि सलमान ने बताया था। पुख्ता हो जाता है। पुलिस तीनों दोस्तों को अरेस्ट करके जेल भेज देती है और इसके बाद चार्जशीट फाइल करके केस जो है वो कोर्ट में भेज देती है। अभी भी केस जो है वो कोर्ट में चल रहा है, देखते हैं क्या फैसला आता है। तो ये थी दोस्तों, सिर्फ एक शक के बिना पे एक इंसान की हत्या हो जाती है और दो दोस्त भी सिर्फ शक की बिना पे, दोस्तों का तो फ़र्ज़ ये बनता था कि वो सलमान को समझाते, वो उसको ये समझाते कि अगर तुम्हें कंफर्म नहीं है तो तुम कोई ऐसा स्टेप मत लो, और अगर तुम्हें कंफर्म भी है तो तुम अपनी पत्नी से बात करो। ये समझाना दोस्तों का फ़र्ज बनता है, ना कि अगर एक दोस्त गलत रास्ते पे जा रहा है तो दो दोस्त भी उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाए। दोस्ती ये तो नहीं कहती, लेकिन एक्चुअल में हुआ नहीं है, उल्टा ही हुआ। तो ये है कि एक शक ने कैसे 6 जिंदगियां बर्बाद कर दी। सलमान की पत्नी की, अरमान की पत्नी की, उसके बच्चे की और इधर दो दोस्तों की। ये है पूरी वारदात ख़त्म करूं उससे पहले यही कहना चाहूँगी कि आज से कुछ नई चीज़ें शुरू हो रही हैं। तो आप लोगों ने जो प्यारे प्यारे से कमेंट मुझे भेजे हैं, तो मैं बताना ज़रूर चाहूँगी कि कौन कौन है जो मुझे रेगुलर कमेंट भेज रहे हैं और आपके कमेंट मुझे कितने अच्छे लगते हैं। तो जिनके कमेंट्स आए हैं, मैंने पहले भी एक चीज़ कही थी कि जब भी आप कमेंट करते हैं तो प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है मेरी कि आप अपना नाम ज़रूर मेंशन कीजिएगा। बिकॉज आज मेरे पास एक कमेंट आया है यूज़र RK4JB, मुझे नहीं पता कि इनका नाम क्या है, बट थैंक यू वेरी मच। आपने मेरे उसको सराहा है और आपने उसका आंसर दिया था जो मैंने क्वेश्चन पूछा था। तो इस ब्रह्मपुत्र बिल्कुल आप सही हैं। इसके अलावा देविंदर सिंह राठौर हैं, इन्होंने कमेंट किया है। इसके अलावा थैंक यू देविंदर सिंह जी, आपको मेरी कहानी कहने का स्टाइल अच्छा लगता है और आपने उसको सराहा है, तो तहे दिल से धन्यवाद आपका। इसके अलावा मंजू जानी जी, थैंक यू वेरी मच। आप बहुत रेगुलर मुझे कमेंट भी करते हैं और रेगुलर मेरे वीडियोस को वॉच करते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है। तहे दिल से आपका धन्यवाद। ऐसे ही जुड़े रहिए, ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए। इसके अलावा मोतीलाल पवार जी हैं, तो मोतीलाल पवार जी थैंक यू वेरी मच कि आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, आप रेगुलर वॉच करते हैं। आपने एक चीज़ और भी पूछी थी कि गूगल पे नंबर क्या है, आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि मेरे चैनल पर कभी कोई फ़ीस नहीं है और कभी कोई फ़ीस मैं डिमांड नहीं करती हूँ, और अगर कभी कोई खुलता भी है तो बिल्कुल मत दीजिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप रेगुलर वॉच करिए और कमेंट करिए अच्छे से जैसे आप करते हैं, तो धन्यवाद आपका। इसके अलावा नीलम सैनी जी हैं, जय माता दी नीलम सैनी जी। अच्छा लगता है कि आप मुझे रेगुलर कमेंट करते हैं, रेगुलर मेरे वीडियोस को वॉच करते हैं। बस ऐसे ही जुड़े रहिए, ऐसे ही सहयोग बनाए रखिए। तो ये थे दोस्तों प्यारे प्यारे से कमेंट, आप लोग कमेंट जरूर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। तो मिलती हूँ फिर कल एक नई वारदात के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।